नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ज़रूर बताइएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा साहित्यिक योगदान हिंदी में क्या रहा है उनका, वो हम पढ़ेंगे। साथ में उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे साथियों। जो इम्पोर्टेंट हैं हम लिखवा देंगे, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1864 ईस्वी में उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गांव में, रायबरेली में पड़ता है जी, ठीक है, यूपी में। तो इनके बारे में अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं साथियों। जीवन के बारे में तो इतना ही कहूँगा इनके कि बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा इनका भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और 18 साल तक इन्होंने रेलवे विभाग के तार लाइन में काम किया, ठीक है। और वहाँ पर इनको मिलता थे 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। मासिक वेतन इतना था जब तार विभाग में कार्य करा करते थे रेलवे में। लेकिन कहते हैं ना कि जिस बंदे को जो काम अच्छा लगता है वो वही करे तो ज़्यादा कामयाब होता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने 1903 ईस्वी में संभालना शुरू किया था। आपको बता दें कि सरस्वती पत्रिका के संपादन के लिए इनको जो धनराशि मिला करती थी वो मिला करती थी 20 रुपये, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से बहुत कम। अगर कोई आदमी 200 रुपये पर मंथ से काम कर रहा है, अचानक उसको 200 से 20 पर आना पड़े, 20 रुपये पर, तो ये कितना बड़ा बलिदान हो सकता है, ठीक है। उसकी फाइनेंशियली स्थिति किस तरह की होगी, ठीक है। तो ये तो उसके उनके मनपसंद कार्य पर निर्भर करता है कि वो उसमें भी निर्वाह कर लेंगे जितना उनको उस वक्त मिलता होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि आज हिंदी साहित्य में उनका नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने पैसों से समझौता नहीं किया बल्कि समझौता किया अपने काम से, ठीक है। और यही कारण है कि वो आज हिंदी में अमर हैं। और सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं तो उनकी छपती ही थी, साथ में और भी बहुत सारे रचनाकार जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाओं को भी उन्होंने छापा इस पत्रिका में, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं साथियों। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सृजित आधुनिक हिंदी साहित्य धारा के पालन पोषण का दायित्व अपने कंधों पर उठाकर अपनी साहित्य रचनाओं तथा सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को नूतन उन्मेष और नया चैतन्य प्रदान किया, ठीक है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी उनको जाता है। किनको साथियों? ये जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो खड़ी बोली के साथ कविताएं रचना शुरू किया, उसको उसी नींव पर इमारत खड़ी करने का काम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। यही कहना चाह रहे हैं हम। साहित्य में नवजागरण और समाज सुधार के लक्षण भारतेंदु युगीन साहित्य में लक्षित हुए, किंतु जुगन रूप ढालने का सराहनीय प्रयास द्विवेदी जी ने किया। कविता को मनोरंजन के धरातल से ऊपर उठाकर जीवनोपयोगी बनाने की ओर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। इस प्रकार द्विवेदी जी ने तत्कालीन कवियों को काव्य सृजन द्वारा युग निर्माण करने की प्रेरणा भी दी थी, उनका पथ प्रदर्शन भी किया। तो हम कह सकते हैं बहुत सारे कवियों और अन्य साहित्यकारों के गुरु भी रह चुके हैं ये हैं। आगे पढ़ते हैं। एक पूरे युग पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ने वाले उनके युग को समीक्षकों और साहित्यकारों ने द्विवेदी युग का नाम दिया। आपको तो पता ही होगा कि सन 1900 ईस्वी से लेकर 1918 और कहीं कहीं 1920 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1918 ईस्वी तक का समय जो है हिंदी साहित्य में द्विवेदी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य का जो कार्य किया इन्होंने वो अमर है, ठीक है। उसमें बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाओं को छापा और अमर हो गए वो साहित्यकार जिनकी रचनाओं को छापा, ठीक है। तो द्विवेदी युग ने बहुत बड़ा योगदान दिया हिंदी साहित्य में। आगे बढ़ते साथियों। वस्तुतः आधुनिक हिंदी साहित्य में आचार्य द्विवेदी का अहम स्थान है। भारतेंदु युग और शायाबाद युग के बीच की कड़ी के रूप में तत्कालीन हिंदी पद्य और गद्य साहित्य को उन्होंने रूपायित किया और संपुष्ट बनाया। आगे पढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी की बड़ी सेवा की। सन 1903 से लेकर 1920 तक वे सरस्वती
के संपादक रहे और उसके बाद भी 1936 तक वे बराबर उसमें लिखते रहे। हालांकि 1920 में वो संपादन छोड़ चुके थे, लेकिन 1936 तक फिर भी उनकी रचनाएं इसमें छपती रहीं और छपवाया भी करते थे। आगे पढ़ते हैं साथी। द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका का सरोकार इतना सुदृढ़ हो गया था कि यह मानने में कोई आपत्ति नहीं रही कि द्विवेदी जी ने सरस्वती का निर्माण किया तथा सरस्वती ने द्विवेदी जी का। ठीक है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि इसकी स्थापना, इस सरस्वती पत्रिका की स्थापना जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। नहीं, 1899 से लेकर 1902 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन का कार्यभार जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास ने भी किया है। ठीक है, तो अभी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि किसने शुरू की थी सरस्वती पत्रिका। आगे पढ़ते हैं साथियों, क्योंकि आपका भी नॉलेज हमने चेक करना है साथियों, नहीं तो हम तो 24 घंटे के बाद अपना आंसर जो है पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में जाकर, तो आप ज़रूर आंसर कीजिएगा। आगे साथियों पढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के सभापति के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के संपोषण का कार्य भी किया। ये भी देख लीजिए, इसमें भी कार्य उन्होंने किया है सभापति के रूप में। तो साहित्यकार तो बहुत अच्छे रहे हैं ये, बड़े ही परिपक्व साथियों। अभी इनकी रचनाओं को पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और पढ़ लेते हैं। प्रेरक साहित्यकार, ये एक टॉपिक है साथियों, जो साहित्यकार इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। ठीक है, तो वो कौन से हैं, किन्होंने इनको देखकर, इनकी रचनाओं को पढ़कर, इनके संपादक कार्यों को जानकर, देखकर, समझकर अपना लेखन कार्य शुरू किया। ठीक है, तो उनके कुछ नाम जो हैं इस प्रकार से हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो एक साहित्यकार, पत्रकार, संपादक के रूप में भी द्विवेदी जी की महानता इस बात में खूब निखर उठती है कि उन्होंने कितने ही साहित्य प्रेमियों को रचना क्षेत्र में सक्रिय बनाया। इस ओर संकेत करके महाप्राण निराला ने लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं उनके बारे में, द्विवेदी जी के बारे में, कि बाबू मैथिली शरण गुप्त जी, श्री स्नेही जी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात हो रही है, पंडित रूप नारायण जी जो भी द्विवेदी काल के ही कवि हैं, पंडित रूप नारायण जी पांडे, पंडित रामचरित जी उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद जी पांडे, ठाकुर श्री गोपाल शरण जी और बाबू श्री शियाराम शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त के भैया आदि सुकवियों को द्विवेदी जी ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। हम कह सकते हैं जी इनके गुरु भी हैं। किनके? जे सभी साहित्यकार जिनके हम नाम ले रहे हैं, जो सभी के सभी साहित्यकारों के गुरु हम द्विवेदी जी को मान सकते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि मैथिली शरण गुप्त के जो असली गुरु हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त को अगर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन बाबू श्याम सुंदर ने दिया, तो कहीं ना कहीं द्विवेदी जी भी उस मार्ग में आते ही हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि साकेत जो महाकाव्य है साथियों, मैथिली शरण गुप्त जी का राम काव्य के पर आधारित, ठीक है, उसको लिखने की जो प्रेरणा है वो मानी जाती है कि वो द्विवेदी जी के द्वारा ही मिली थी। ओके साथियों, आगे पढ़ते हैं। आगे जो जानकारी है, ये सब कवि उस काल की सरस्वती ही की स्टाइल के सुकवित हैं। विविध विषयों पर कविता, लेख आदि लिखने का आह्वान उन्होंने लेखकों से किया, सभी से किया। जो इस प्रकार के रचनाकार थे, इन सभी से उन्होंने कहा कि कुछ लिखो भाई ऐसा जिसको पढ़कर सभी अचंभित रह जाएं। तो महावीर का प्रसाद पाकर इस युग में कई कवि, लेखक साहित्य क्षेत्र में उभर कर आए। ठीक है साथियों, तो साथियों अभी हम उनकी कुछ गद्य रचनाएं पढ़ेंगे जो कि अनुदित हैं। अनुदित मतलब किसी और भाषा में लिखी गई, लेकिन उनको अनुवादित किया द्विवेदी जी ने हिंदी में। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी ये अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, तो मूल रचना का नाम दे दिया गया है, और जिसने मूल रूप से हिंदी किसी अन्य भाषा में लिखा उसका नाम जहाँ पर है। ठीक है, तो भामिनी विलास नाम से एक पुस्तक लिखी। ठीक है, मूल रचना का नाम भी भामिनी विलास है, और संस्कृत में ये रचना थी, और लिखने वाले का मूल रूप से नाम है पंडित जगन्नाथ जी। ये वही पंडित राज जगन्नाथ है जिन्होंने शांत रस दिया है। ठीक है, नौवा रस दिया है।
आगे साथियों अमृत लहरी, ठीक है, अमृत लहरी इसका जो मूल रचना का नाम है वो है जमुना स्त्रोत। ओके साथियों, और इसको भी पंडित जगन्नाथ जी ने ही लिखा है। आगे साथियों बेकन विचार रत्नावली, ठीक है, ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको मस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा जी, ठीक है, प्रकाशनवश नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो बेकन विचार रत्नावली जो अंग्रेजी के बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं, निबंध लेखक हैं साथियों। तो इनकी कुछ निबंधों का इन्होंने अनुवाद किया हिंदी में, उनका नाम रखा बेकन विचार रत्नावली। ओके, और जहाँ पर बेकन आ जाएगा, बेकन रचनाकार। ओके साथियों, आगे साथियों नाम जो है वो है शिक्षा, ये रचना का नाम है शिक्षा, हिंदी में लिखी गई, और इंग्लिश में ये रचना थी एजुकेशन नाम से, और इसको लिखा है हार्वर्ड स्पेंसर ने। ओके साथियों, पांचवा है स्वाधीनता। स्वाधीनता इंग्लिश में इसका नाम है ऑन लिबर्टी, ठीक है, और इसको लिखा है जॉन स्ट्यूअर्ट मिल ने। ओके, तो ये जो नाम थे ये हिंदी में जो इन्होंने अनुवादित करके रचनाएं किसी और भाषा से लिखी, ठीक है, ये किसी और भाषा से जब हिंदी में लिखी गई तो उनका नाम ये था। ओके साथियों, और ये मूल रूप से लेखकों का नाम। आगे पढ़ते साथियों, आगे कुछ और रचनाएं थी। इनका रचना संसार साथियों बहुत बड़ा है, अभी तो सिर्फ अनुदित की ही बात हो रही है, जो अन्य भाषाओं से हिंदी में उन्होंने लिखा। आगे साथियों जल चिकित्सा। जल चिकित्सा जर्मन लेखक लुई कुने की जर्मन पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, कोई जर्मन लेखक हैं, नाम है उनका लुई कुने, ठीक है, अंग्रेजी में उन्होंने पुस्तक लिखी है कोई, तो जल चिकित्सा करके उसका हिंदी अनुवाद लिखा। मूल रूप से पुस्तक का नाम साथियों नहीं मिल पाया है। आगे साथियों हिंदी महाभारत। हिंदी महाभारत और संस्कृत महाभारत का संक्षिप्त हिंदी रूपांतर इसका है, और किसके आधार पर, तो साथियों वेद व्यास की पुस्तक जो महाभारत थी उसके आधार पर इन्होंने हिंदी महाभारत पुस्तक लिखी है। आगे साथियों रघुवंश, ये तो पता ही है आपको, कालिदास की रचना थी और इसका हिंदी अनुवाद उन्होंने रघुवंश नाम से ही किया है, ठीक है, कालिदास की मूल रचना रघुवंश, संस्कृत में भी इसका नाम रघुवंश ही है। आगे साथियों बेणी संहार, ठीक है, जे इसका मूल रूप से नाम भी बेणी संहार ही है, और हिंदी में जब इसका अनुवाद किया तब भी इसका नाम बेणी संहार, और लिखा किसने है, भट्ट नारायण ने। ओके साथियों कुमार संभव, ये भी आपको पता है कि ये कालिदास की रचना है, ठीक है साथियों, और इसका मूल नाम जो है वो भी कुमार संभव है। मेघदूत, ये भी वही बात, मेघदूत का मूल नाम भी मेघदूत ही है, और लिखा है इसको कालिदास ने। आगे साथियों किरातार्जुनीय, ठीक है, किरातार्जुनीय, जिसका मूल नाम भी किरातार्जुनीय ही है, और भारवी ने इसको लिखा है। आगे साथियों कुछ नाम और हैं, प्राचीन पंडित और कवि, ठीक है, प्राचीन पंडित और कवि, इसमें भी प्राचीन पंडितों और कवियों की कुछ रचनाओं को इन्होंने लिखा है। तो आपको बता देता हूँ अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर भभूति आदि का परिचय इसमें मिलता है हमें। भभूति संस्कृत के एक अच्छे लेखक माने जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये संस्कृत से हिंदी में लिखी एक रचना है, और भभूति नाम के किसी संस्कृत के आचार्य ने इसको लिखा है, और जिसको अनुवादित किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे साथियों एक और अनुदित रचना अखाइका सप्तक, क्या है, अखाइका सप्तक, अन्य भाषाओं की अखाइकाओं की छाया इसमें मिलती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आगे साथियों मौलिक इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, तकरीबन 50 के करीब पाई जाती हैं। इनके प्रकाशनवश नहीं उपलब्ध करवा पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी भी विवाद का हिस्सा है कि कब प्रकाशित हुए, लेकिन सरस्वती पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित होते रहे, ठीक है साथियों। तो मौलिक रचनाएं फिलहाल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं बताता रहूँगा। पहले जैसे तरुण प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे है हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, इंपॉर्टेंट है। नैषध चरित्र चर्चा, इंपॉर्टेंट है। हिंदी कालिदास की समालोचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक कोश, ये भी। नाट्यशास्त्र बहुत बार पूछा गया है नेट की परीक्षाएं। विक्रमादेव चरित्र चर्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, मस्ट इंपॉर्टेंट निकाल लीजिएगा। संपत्ति शास्त्र, इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य कुठार, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिदास की निरकुंशता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की पहली किताब, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोअर प्राइमरी रीडर, अपर प्राइमरी रीडर, कभी नहीं पूछा गया इसके बारे में, फिर भी याद कर लीजिएगा। शिक्षा सरोज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली 13, 14, 15 इसके बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। बाल बोध और या वर्ण बोध, ठीक है, तो बाल बच्चों के लिए
ये रचना थी। जिला कानपुर का भूगोल, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है। अवध के किसानों की बर्बादी, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है। जिसके आगे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ साथियों, वो ही याद करिएगा, ठीक है। जिला कानपुर के भूगोल, अवध के किसानों की बर्बादी, वनिता विलास इसके बारे में पूछा गया है। औद्योगिकी इसके बारे में पूछा गया है। अतीत स्मृति इसके बारे में भी, कालिदास और उनकी कविता, ये इसके बारे में भी पूछा गया है। साहित्य संदर्भ इंपॉर्टेंट है। अद्भुत आलाप, महिला मौत, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यात्मिकी ये इंपॉर्टेंट है साथियों। वैचित्र चित्रण ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साहित्य आलाप ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और विज्ञ विनोद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोविद कीर्तन इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, कोविद कीर्तन के बारे में। विदेशी विद्वान ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीन चिन्ह लिखने आपने साथियों सभी हैं, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ जो अभी तक परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं। प्राचीन चिन्ह ये भी पूछा नहीं गया अभी तक। चरित्रचर्या आगे है। पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, आलोचनांजलि ये पढ़ लीजिएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। समालोचना, समुच्चय, लेखांजलि, चरित्र चित्रण, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य शिखर याद कर लीजिएगा। विज्ञान वार्ता, संज्ञा रंजन और संकलन, ठीक है। आगे साथी जो अंतिम है वो इंपॉर्टेंट है। सुकवि संकीर्तन इंपॉर्टेंट है। 13वें हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कानपुर हिंदी अधिवेशन के सभागाता अध्यक्ष पद, इसका नाम है पूरा का पूरा, रचना का नाम याद कर लीजिएगा नाम। आगे साथियों वाग विलास से, ठीक है, वाग्विलास से भाषण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विचार विमर्श, आत्मनिवेदन और अंतिम है भाषण, द्विवेदी मेले के अवसर पर। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। तो करीबन 50 के करीबन की रचनाएं हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी साथियों वो मैंने बता दी, और बीच बीच में मैंने बोला मस्ट इंपॉर्टेंट उसको आपने याद कर लेना है। तो ये तो रही महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में वीडियो हमारी, ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी करते रहिए साथियों, इंपॉर्टेंट रचनाएं ही याद करके जाइएगा। 50 की 50 नहीं पूछी जाएंगी, और जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रही हैं वही पूछी जाती हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षाओं के लिए। बहुत जल्द हम 100 प्रश्न लेकर आ रहे हैं साथियों, जिसमें 25 प्रश्न जो हैं आएंगे। जैसे आदिकाल से 25 प्रश्न, भक्ति काल से, रीतिकाल से और आधुनिक काल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हमारा, ठीक है, परीक्षाओं से पहले। वो वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा।